myself, Professor Vikas Shukla. Today I am going to take 14th lecture of Solution and Conjugative Properties. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के दो टाइप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है तो क्यों करता है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि सॉल्यूशन दो तरीके का होता है। पहला जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, उसको मैं कहने जा रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। जैसा मैं इसके पहले ही बता चुका हूं कि आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज वेरी 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 स्मॉलर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से आप समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट के मोल्स के नंबर सॉल्वेंट के मोल्स के नंबर के कंपेयर में बहुत 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 कम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस को रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, डिफाइन किया जाए, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करता है, परफेक्टली फॉलो करता है, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, चाहे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ भी हो। ये देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं इसका डिफिनेशन। एनी such solution which perfectly या completely भी कह सकते हैं, perfectly obeys Raoult's law over its entire range of concentration at all its temperature and pressure conditions, ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन पर और हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में रॉल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करता है, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी सच सॉल्यूशन which perfectly obey Raoult's law over its entire range of concentration, इसका concentration solution का कुछ भी हो, at all its temperature and pressure condition, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करेगा, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें तो आइडियल सॉल्यूशन की बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस बात को हम लोग देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसा मैंने बताया कि आइडियल सॉल्यूशन के तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट
दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम हमेशा सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग पी टोटल की बात करते हैं, पी टोटल क्या है, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है। तो दोनों के सम के इक्वल होगा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दोनों के सम के इक्वल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा। ये बात आप ध्यान रखना, भूलना मत। अब आप जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर राउल्ट्स लॉ हम लोग सॉल्वेंट में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये P1 नॉट इंटू x1 होगा, और P2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगर ये वोलेटाइल है ये भी, तो P2 नॉट इंटू x2 कर सकते हैं। तो इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि P टोटल यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के सम के इक्वल होता है। ये पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो हीट एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक टाइप की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डेल एच मिक्सिंग, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जीरो का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट। दैट इज नाइदर हीट इवॉल्व, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगी, और एब्जॉर्ब यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है। तो हीट एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाए। हीट एनर्जी न तो इवॉल्व होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है, और न ही एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये जो हीट इवॉल्व वाली बात मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी नहीं होती है। ये देखिए, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगी। और एब्जॉर्ब किस में होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस भी नहीं होता है, यानी कि सॉल्यूशन में हीट एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो न तो वॉल्यूम बढ़ेगा न ही वॉल्यूम घटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि डेल वी मिक्सिंग। ये देखिए, डेल का मतलब डिफरेंस, वी का मतलब वॉल्यूम, मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद। ये भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ दैट इज वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज। दैट इज वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। वॉल्यूम न तो इंक्रीज होता है न ही डिक्रीज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं अगर इसका एक एग्जांपल दूं, आप ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है, इन दोनों का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर बेंजीन 100 मिलीलीटर है और टॉल्यूइन भी कितना है, 100 मिलीलीटर है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा बाइनरी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमेशा इनके सम के इक्वल होगा। यानी कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 200 मिलीलीटर होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैथमेटिकली के 100 और 100 मिलाएंगे तो 200 ही तो होगा, इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। बेटा ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन केमिस्ट्री में जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों सॉल्यूशन, दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम टोटल से बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। जैसे अगर ये नॉन आइडियल होता
तो 200 से बढ़ के 201, 202, 203, 205 मिलीलीटर, या इससे कम होकर 198 मिलीलीटर, 195 मिलीलीटर, 199 मिलीलीटर, ऐसे कुछ भी हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैंने 3 प्रॉपर्टी बताया आपको, ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यानी कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि P1 की वैल्यू P1 नॉट x1 के इक्वल होगा और P2 की वैल्यू P2 नॉट इंटू x2 के इक्वल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, हीट एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी कि न तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, न तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, न ही एब्जॉर्ब होगा, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस भी नहीं होगी, हीट एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम न तो इंक्रीज होगा न ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर बेंजीन और टॉलिन इन दोनों का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, तो जब आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो अगर ये 100 मिलीलीटर है, ये 100 मिलीलीटर, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 200 मिलीलीटर होगा। अगर ये 200 है, ये 200 है, तो टोटल कितना होगा, 400 मिलीलीटर होगा। अगर ये 50 मिलीलीटर, ये 50 मिलीलीटर है, तो टोटल कितना होगा, 150 मिलीलीटर होगा। अगर ये 100 मिलीलीटर है, ये 50 मिलीलीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 150 मिलीलीटर होगा, यानी कि एग्जैक्टली सम के इक्वल होगा। सम से अधिक भी नहीं हो सकता है, सम से कम भी नहीं हो सकता है। तो ये मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताया। अब मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर लेवल पर, ये जरा समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि इनका आपस में और एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके का इंटरेक्शन है। आपस में का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन किस पर है, एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह कैसे बिहेव करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से होगा, दोनों के आपस में होमोजेनियस मिक्सचर से होगा। तो ये मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है ना। जो यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल ए टाइप के हैं, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ये सब कैसे हैं बेटा, बी टाइप के हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो इंटरेक्शन फोर्स कर रहा है वो किस तरीके का हुआ, ए टाइप का हुआ ये इंटरेक्शन फोर्स। और इसी तरीके से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो आपस में इंटरेक्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन फोर्स होगा, वो किस तरीके का होगा, वो बी टाइप का होगा। ये बात आप ध्यान दो। तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव तब करता है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। यही आइडियल बिहेवियर का कारण है। जैसे अगर हम लोग देखें कि ए और बी के बीच में, ए क्या है, सॉल्वेंट, और बी क्या है, सॉल्यूट, तो ए और बी के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बेटा, ए यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट के इक्वल है, तो यही आइडियल बिहेवियर का रीजन होता है। ये देखिए, ए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, बी क्या है, ये सॉल्यूट है। तो अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के
बीच में पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो यही क्या कहलाएगा, आइडियल बिहेवियर। आप जानते हो कि आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, इक्वल बिहेवियर। जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हूं और मेरा आइडियल बिहेवियर है, तो मेरे क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सबके साथ मेरा इक्वल इंटरेक्शन होगा, सबके साथ मेरा इक्वल बिहेवियर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे से तो बहुत प्रेम करूंगा, किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा नफरत करूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरा ये आइडियल बिहेवियर नहीं होगा। मेरा सबके साथ जो है इक्वल इंटरेक्शन होगा, मैं सबको बराबर से प्रेम करूंगा, मेरा सबके साथ इक्वल इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, ये आइडियल बिहेवियर कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉलिड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यही आइडियल बिहेवियर है। अब हम लोग देखें कि किस तरीके के सब्सटेंसेज, किस तरीके के मिक्सचर आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो आइए हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हम लोग देखें तो ऐसे बहुत कम ही सब्सटेंस होते हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं पहला एग्जांपल, तो बेंजीन हो गया ये और टॉल्यूइन, इनका मिक्सचर आइडियल बिहेवियर शो करता है। फिर देखिए जैसे एथिल ब्रोमाइड हो गया, ये एथिल ब्रोमाइड है प्लस एथिल क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर आइडियल बिहेवियर शो करता है। तीसरी बात देखेंगे, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है, आइडियल बिहेवियर शो करता है। फिर इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इनका मिक्सचर आइडियल बिहेवियर शो करता है। तो कौन सा मिक्सचर आइडियल बिहेवियर शो करेगा, इसको हम बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, एज्यूम भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे जो सब्सटेंसेज जिनका स्ट्रक्चर सेम है और जिनकी पोलैरिटी सेम है बेटा, यानी कि अगर एक ओपन चेन वाला है तो दूसरा भी ओपन चेन वाला होगा, अगर एक पोलर है तो दूसरा वाला भी पोलर होगा, अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा वाला भी नॉन पोलर होगा, अगर एक साइक्लिक है तो दूसरा वाला भी साइक्लिक होगा। अगर इस तरीके की सब्सटेंस है तो ये ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको दिखाऊं कि बेंजीन और टॉल्यूइन की बात करता हूं, तो बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन भी नॉन पोलर होता है और टॉल्यूइन भी नॉन पोलर है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की पोलैरिटी सेम है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एथिल ब्रोमाइड हो गया और एथिल क्लोराइड की बात करता हूं, तो ये दोनों ओपन चेन कंपाउंड है ना, एल्केन डेरिवेटिव कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। ब्रोमीन और क्लोरीन प्रेजेंट है इसके साथ, यानी कि दोनों कैसे हैं, पोलर। तो ये दोनों ओपन चेन कंपाउंड है, दोनों ही पोलर नेचर वाले हैं। तो जब दोनों ओपन चेन कंपाउंड है, दोनों पोलर नेचर वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन की बात करता हूं, तो नॉर्मल हेक्सेन ओपन चेन कंपाउंड है, नॉर्मल हेप्टेन भी ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की बात करूं, तो दोनों साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं, दोनों ही, और दोनों ही पोलर हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन का। तो इन बातों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेज का मिक्सचर जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जिनकी पोलैरिटी सेम होती है, वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और साथ ही साथ सिमिलर पोलैरिटी होती है, वो सभी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। यहीं पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी सॉल्यूशन 100% परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इस तरीके के सब्सटेंसेज, ऐसे मिक्सचर को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं, क्योंकि ये आइडियल बिहेवियर के काफ़ी करीब होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ऐसे सब्सटेंसेज के मिक्सचर
जिनकी पोलैरिटी सेम होती है और जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है वो आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको जो भी बातें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है ना। अब मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है ना। आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप जाहिर सी बात है कि गेस कर लोगे कि जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना होगा कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मोल्स के सामने नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। फिर अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ के ऊपर बात करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करता है, उसी को क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। ये एनी सच सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law at any of its concentration and condition of temperature and pressure called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर से देखिएगा, एनी सच सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, इसके किसी भी कंसंट्रेशन को फॉलो नहीं करेगा और किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं करता है। चाहे टेम्परेचर और प्रेशर को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर दें, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ भी कर दें, ज़्यादा कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन कुछ भी कर देते हैं, अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन के ठीक कंट्रास्टिंग होगी कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन में 3 प्रॉपर्टी होती है कि टोटल वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, पहली प्रॉपर्टी। फिर मैंने बताया था कि दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। तीसरा मैंने बताया था कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की बात करें, तो ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा, पी टोटल, ये टोटल वेपर प्रेशर है, इट विल बी नेवर इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो था अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब जो था क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी टोटल की वैल्यू है, ये पी टोटल की वैल्यू में बी ग्रेटर एज सम ऑफ P1 प्लस P2, या ऐसे भी हो सकता है कि जो पी टोटल की वैल्यू है इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू द सम ऑफ P1 प्लस P2, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ना। या इसी को अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर विल नॉट बी इक्वल एज कंपेयर टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। नॉट इक्वल का मतलब ये वैल्यू पी टोटल की ग्रेटर भी हो सकती है, लेसर भी हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है
कि अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है तो हीट एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि ये डेल एच मिक्सिंग अगर इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट नहीं रहेगी का मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व हो सकती है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। इसका मतलब नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हीट में भी इवॉल्व, हीट इवॉल्व हो सकता है। इवॉल्व अगर होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं हम लोग, ये बात आप जानते हो, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और में भी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये बातें आप ध्यान रखना। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये हुआ कि अगर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी कि वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट के टोटल सम से अधिक हो सकता है या टोटल सम से कम भी हो सकता है। तो अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो वॉल्यूम होगा इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। डेल, ये वी का मतलब वॉल्यूम हो गया, ये मिक्सिंग हो गया बेटा। ये वैल्यू आप देखोगे ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये देखिए नॉट कांस्टेंट, और नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज वॉल्यूम में भी इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ सकता है, और में भी डिक्रीज, वॉल्यूम घट सकता है। ये टोटल सम के इक्वल तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट हैं, हर एक का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर है, और दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 200 एग्जैक्टली नहीं होगा, 200 से ज़्यादा हो सकता है या 200 से कम हो सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक बार फिर से मैंने आपको बताया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी इक्वल एज कंपेयर टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट। दूसरी बात है दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर हीट। दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को मिक्स करने पर हीट एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि हीट एनर्जी इवॉल्व हो सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकती है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए मैंने लिखा कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी नॉट कांस्टेंट। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मतलब क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम से इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और दूसरा राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो अब आइए देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो मैंने लिखा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दोनों तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे के अपोजिट है। आइए एक एक बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसके केस में आप क्या देखोगे कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पी टोटल की वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 है। ये P1 क्या है,
ये सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है और P2 किसका है, सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि P1 की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये खुद ही अधिक होती है P1 नॉट x1 से, और इसी तरीके से P2 की वैल्यू यानी कि सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू ये P2 नॉट x2 से अधिक होती है। तो इस वजह से सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर या उनके सिंप्लीफिकेशन के सम से हमेशा अधिक होती है। ये पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूं। अच्छा, अब यहीं पे मैं कंपेयर कर देता हूं। इसके केस में आप देखोगे तो इसके केस में ठीक उल्टा होता है। इसके केस में क्या होगा कि ये जो P टोटल की वैल्यू है यानी कि टोटल वेपर प्रेशर, दिस वैल्यू विल बी लेसर एज कंपेयर टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट। या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो P टोटल की वैल्यू है इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि जो P1 की वैल्यू होती है लेसर देन P1 नॉट x1 होता है, और इसी तरीके से P2 की वैल्यू लेसर देन P2 नॉट x2 होता है। ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के ठीक कंट्रास्टिंग है। फिर अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी में आप क्या देखोगे कि अगर दोनों कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर आप क्या देखोगे, ये देखिए डेल्टा H मिक्सिंग, यानी कि दोनों कंपोनेंट को सॉलिड और सॉल्वेंट कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यानी कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस आप देखोगे एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। इसके ठीक कंट्रास्टिंग बात अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, नेगेटिव डेविएशन वाले के केस में देखें तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हीट एनर्जी कांस्टेंट तो नहीं रहता है, और यहाँ पर हीट क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, हीट एनर्जी बाहर निकलेगा। यानी कि ये कैसी प्रोसेस होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक नहीं होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन का ये हुआ कि अगर दोनों कंपोनेंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अब आइए देखते हैं, अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इसको बोलेंगे, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ये क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जबकि इसके केस में क्या होता है, अगर दोनों कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर जाता है। तो यानी कि वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसको अपर एरो साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसको बेलो एरो साइन, डाउन एरो साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो ये देखेंगे, ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के केस को शो करता है। अब बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होता है, मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कि एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन को शो करता है, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन को शो करता है। तो ये देखिए, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इस तरीके के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग इसके केस में देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले केस में देखें तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इसका फॉर्मेशन करता है।
फिर अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन किस पर है, मॉलिक्यूलर लेवल पर है। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट से बराबर है, अधिक है, कम है, क्या है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप क्या देखोगे कि जो सॉल्वेंट, देखिएगा ध्यान से, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हमेशा ऑलवेज लेसर देन सॉल्वेंट या सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इससे कम होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड यह हमेशा कम होगा, किसके कंपेयर में, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इसके कंपेयर में हमेशा कम होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने लिखा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होगा, ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहीं पर इसकी बात करता हूं, इस जगह की बात करता हूं, तो इसको आप समझना। इसके केस में क्या देखेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular attraction forces present between solute molecules are always greater than solvent और solute मॉलिक्यूल्स। देखिए फिर से समझिए, इसका ठीक उल्टा है। यहां पर क्या देखेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में पाया जा रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। देखिए ग्रेटर का साइन है, किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में। तो ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5 प्रॉपर्टी में जो था डिफरेंसेस बताया। फिर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसमें सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दोनों के सम से हमेशा अधिक होगा, जबकि इसके केस में क्या होगा, हमेशा कम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेगेटिव डेविएशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। फिर देखिए, अगर दोनों कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है मिक्सिंग के बाद, ये देखिए इंक्रीज किया, जबकि नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का केस शो करता है, या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन की बात की मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो मैंने बताया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कम होगा, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू द
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जबकि यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वाले केस में सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा अधिक होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से मिक्सचर हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये एग्जांपल्स की मैं लिस्ट दूंगा और ये एग्जांपल्स बोर्ड, नीट और जेई सीईटी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इनके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। और ये एग्जांपल्स नीट में, जेई एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि किन सब्सटेंस का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, किसका मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इनमें से कौन सा मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होगा या आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये एग्जांपल आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आइडियल सॉल्यूशन के केस में एक क्लू था कि ऐसे सब्सटेंस के मिक्सचर जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जिनकी पोलैरिटी सेम होती है वो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जांपल याद ही करना पड़ेगा बेटा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है दोनों तरफ, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो मैंने लिखा है कि एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर, एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, मेथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर, एसीटोन और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर, एसीटोन और बेंजीन का मिक्सचर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मिक्सचर, ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, तो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म और इथॉक्सी इथेन या डाइएथिल ईथर बोल दीजिए, एसीटोन और इसको बेंजामिन बोल सकते हैं या एनिलीन भी बोल सकते हैं, इसका मिक्सचर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का मिक्सचर हुआ जैसे HCl H2O का मिक्सचर, HNO3 और वाटर का मिक्सचर। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। फिर इसके अलावा एसिटिक एसिड और पायरिडीन, ये पायरिडीन है बेटा, ठीक है ना, पायरिडीन का मिक्सचर। ये सारे के सारे जो क्या बनाते हैं, ये सभी ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब मैं इनमें से एक एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव डेविएशन में कैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता था, और नेगेटिव वाले डेविएशन में कैसे हीट एनर्जी इवॉल्व होता था और कैसे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता था। एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करता हूं, फर्स्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये देखिए C2H5, ये O, ये H, फिर ये देखिए बेटा ये H, ये O, यहाँ पर क्या हो गया, ये C2H5 मैंने कर दिया। फिर ये देखिए H, ये O, यहाँ पर मैंने कर दिया C2H5। आप जानते हो कि एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखिए। तो जब यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं साइक्लोहेक्सेन को, देखिए पहला एग्जांपल है ना एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12 और ऐसे बनाएंगे, बेंजीन रिंग नहीं बनाएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बस बेंजीन रिंग भीतर नहीं बनाएंगे। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करेगा कि एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, C6H12 है,
ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, डाइल्यूट करने का काम करता है, वीक करने का काम करता है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि नहीं बेटा, है ना। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी बॉन्ड जो है टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए इस वजह से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब देखिए जब बॉन्ड वीक होगा, टूटेगा, तो ये एथिल अल्कोहल एक दूसरे से दूर, ये देखिए दूर चला जाएगा। जब दूर चला जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये देखें, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को दिखाएं तो ये देखिए कार्बन, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, क्लोरीन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब आप देखोगे कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया। अब बेटा देखो, आप पढ़े हो कि जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और उनके बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, पहले से नहीं था, जब एक दूसरे के पास आए तो बना। तो बनने पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो गई, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब जब ये दूर थे, एक दूसरे के पास आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए, तो ऐसी कंडीशन में इनका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इस वजह से डिक्रीज कर जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा बेटा, भूलिएगा मत। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और ये जो डेल्टा H है बेटा, हीट एनर्जी है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये निगेटिव वैल्यू हो गया। अगर इसके केस में मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, कि यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम ये इंक्रीज करेगा। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज किया, और जो हीट एनर्जी में चेंज हुआ ये कैसा हुआ बेटा, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। जब मैं निगेटिव कहता हूँ तो एक्सोथर्मिक होता है, और जब मैं पॉजिटिव कहता हूँ तो एंडोथर्मिक। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ग्राफ बताने जा रहा हूँ। ये ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ में कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, उसका ग्राफ क्या आएगा, कैसे निगेटिव डेविएशन होगा, इसका ग्राफ क्या आएगा। तो ये हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन दोनों का ही ग्राफ सिखाने जा रहा हूं। इस ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा, और इसी ग्राफ के ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये बात भी ध्यान देंगे। आप ये जानते हो कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब आइए देखिए ग्राफ सीखिएगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहां पर ये है, ये जब मैंने आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर मैं बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनाता हूं, एथिल अल्कोहल का और वाटर का बनाता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन, तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे कि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, तो उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैं एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर दिखा रहा हूँ, और किसी टेम्परेचर पर प्योर एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर PB0 है। एथिल अल्कोहल वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, और यहीं पर आप देखो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाटर का है। वाटर का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू PA0 है। ये ग्राफ आप देखिए थोड़ा सा नीचे है और ये ऊपर है, ये शो कर रहा है कि एथिल अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब अगर इन दोनों को ऐसे मिक्स करते हैं बेटा, देखना ध्यान से समझना, ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो यहां पर ये P टोटल इट विल बी इक्वल टू द PA प्लस PB, यानी कि दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया, ये PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB हो गया। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ये देखिए, ये जब इतना ग्राफ बनता है बेटा, ये वेपर प्रेशर है, यहां पर ये वेपर प्रेशर को शो करता है, और इधर यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन को शो करेगा, ये मोल फ्रैक्शन को शो करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन XB के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। यहाँ पे XA की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। और अगर यहाँ पे XA 0 हो गया तो XB कितना होगा, 1। जब ग्राफ को हम लोग इस स्टेज पे रखते हैं तो ये कहलाता है ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन है बेटा। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ आपको इतना ही बनाना है, ठीक है ना। अब मैं इसी में सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो देखिएगा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ये यहां पर इसको हम लोग ऊपर दिखा देंगे। देखिए रेड कलर से दिखाई दे रहा है आपको। ग्राफ बनाते समय बहुत सावधानी रखनी है। ये देखिए, अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो इसी तरीके से जो था, ये देखिए ये ऐसे हो गया, और अगर इसको दिखाता हूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। तो अब यहां पे हम लोग इसको दिखाएंगे कि PA वैल्यू इज ग्रेटर देन PA नॉट इंटू XA। इसको दिखाऊंगा यहां पर PB वैल्यू इज ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XB, और यहां पे मैं दिखाऊंगा P टोटल इज ग्रेटर देन सम ऑफ PA प्लस PB, यानी कि सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से अधिक होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस रेड वाले को मिटा देंगे, इससे ब्लैक वाला रहेगा, तो ये केवल किसके लिए है, ये केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अब इसका ठीक कंट्रास्टिंग हम लोग नेगेटिव डेविएशन में देखेंगे। कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हमारे पास कोई आइडियल सॉल्यूशन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा जिसमें एथिल अल्कोहल बहुत कम है और वाटर बहुत ज़्यादा है उसके कंपेयर में। तो अगर मैं एथिल अल्कोहल के लिए दिखाऊं तो देखिए, ये एथिल अल्कोहल का हो गया, ये इसको मैं PA नॉट दिखाता हूं। और ये देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखाएं, ये अगर देखते हैं तो ये हो गया, सॉरी ये PB नॉट है बेटा, और ये है PA नॉट, ये वाटर के लिए है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। और अगर इन दोनों को ऐसे मिक्स कर देते हैं तो यह आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, और ऐसे ही यहाँ पर PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XB। और ये क्या होगा, जो P टोटल की वैल्यू है ये PA प्लस PB के सम के इक्वल होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये हमारा ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा,
ये सब जो था पॉजिटिव वाले का ठीक उल्टा होगा, ये ऐसे हो जाएगा और इसी तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ को बनाते समय जो तक केयर करना है, ग्राफ को बनाते समय ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर इसको मैं दिखाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि पी ए वैल्यू इज लेसर देन द पी ए नॉट इनटू एक्स ए। इसके लिए जब देखेंगे, है ना, ये सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा, चलिए अच्छा एक मिनट, ये है इसके लिए, कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ये इसके लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पी बी वैल्यू इज लेसर देन द पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये पी ए विल बी लेसर देन द पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और फिर ये वाला हम लोग दिखाएंगे कि जो पी टोटल की वैल्यू है इट विल बी लेसर देन द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी, ऐसे। तो ये निगेटिव डेविएशन के लिए हो गया। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर वेपर प्रेशर मैंने लिखा है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, और मान लीजिए कि मैं सॉलिड कंपोनेंट एक्स बी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्स बी की वैल्यू मिनिमम 0 होगी। यहाँ पे अगर एक्स ए मिनिमम 0 है तो एक्स बी सॉलिड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मैक्सिमम 1। तो ये दोनों ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, और ये ग्राफ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है, और उसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और ये टॉपिक नीट और जेईई एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के बुक्स में ये नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स में अवेलेबल है, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, जेईई में, सीटी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलिए, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। एक ही बात है, मिक्सचर या सॉल्यूशन एक ही बात होती है, ये बात आप ध्यान रखो इस चैप्टर के लिए। ये क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होगा, दो अलग अलग तरीके के लिक्विड सब्सटेंस का, बात को ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग तरीके के लिक्विड सब्सटेंस का ऐसा बाइनरी मिक्सचर जो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर दोनों सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सेम हो जाती है, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से सुनिए, दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड सब्सटेंसेस का ऐसा बाइनरी मिक्सचर जो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सेम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। सॉल्यूशन के इस स्टेट को एजियोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है ना। और चूंकि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है, इस वजह से इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। इसकी मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इट इज बाइनरी mixture of two different liquid substances having same boiling point इसी को हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट
at a specific concentration is called azeotropic मिक्सचर, या इसी को कह सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कह सकते हैं। और सॉल्यूशन के इस स्टेट को एजियोट्रॉप कहा जाता है। द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज also called एजियोट्रॉप। ये बात देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज बाइनरी मिक्सचर, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड सब्सटेंसेज हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और सॉल्यूशन के इसी स्टेट को एजियोट्रॉप कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप बिल्कुल ध्यान देना। अगर दो अलग अलग तरीके के लिक्विड सब्सटेंस है बेटा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकता है एग्जैक्टली, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सेम हो जाता है। और कैसे सेम होता है मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। इस सॉल्यूशन की एक और खासियत है, इस मिक्सचर की एक और खासियत है कि जो भी सब्सटेंस होगा उसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है। तो आगे देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच सॉल्यूशन है सेम कंपोजिशन in their liquid phase and वेपर फेज। और अगर एक बार सॉल्यूशन एजियोट्रॉप की कंडीशन में आ गया तो सॉल्यूशन एजियोट्रॉप की कंडीशन में हो गया तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉप then component of solution cannot be separated even by fractional distillation मेथड। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या है? अगर दो सब्सटेंसेज जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसी का लो है, तो उस सॉल्यूशन को अगर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा वो बचा रहेगा। तो इस तरीके से दोनों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक कंडीशन में आ गया तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में इन कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है एथिल अल्कोहल का 80 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का मैंने मिक्सचर बनाया और ये सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक की कंडीशन में नहीं है। अब उस सॉल्यूशन को मैंने धीरे धीरे गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जो था 20, 30, 50, 60, 70, 80, जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ वैसे एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा
और केवल वाटर मॉलिक्यूल बचा रहेगा। तो इस मेथड से जब दोनों को अलग किया जाता है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो मैंने बोला कि एजियोट्रॉपिक की कंडीशन में दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, तो इनको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, सच सॉल्यूशन हैव सेम कंपोजिशन इन देयर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, पहले इंपॉर्टेंट बात। फिर दूसरा, इफ सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉप, अगर सॉल्यूशन एजियोट्रॉप की कंडीशन में आ गया, देन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है ना। अब आप देखोगे कि ये कितने तरीके का होता है बेटा, ये दो तरीके का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। ठीक है ना। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इसके दो टाइप होते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के। एक हो गया जिसको मिनिमल बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये कहते हैं, ये कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और बेटा अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाता है। वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का केस को शो करता है। तो अब समय आ गया बताने का। तो ये कौन से होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं? तो ये मैं लिख रहा हूं कि शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होता है बेटा, याद रखना कि कोई भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हमेशा नॉन आइडियल करता है, कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं करता है। कौन करता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेगा, कभी भी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को शो करेगा, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को शो करता है। अब एक बात आप देखो कि जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन वाला केस था तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के कंपेयर में कम होगा। मैंने बताया था ना, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, या अगर बॉन्ड बनेगा भी तो बहुत वीकर बॉन्ड होगा, बहुत कमजोर बॉन्ड होगा। तो जब कमजोर बॉन्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी हीट एनर्जी देंगे तो वो कैसा होगा, एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, स्किप कर जाएंगे। जब स्किप कर जाएंगे बेटा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? तो आपने देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर से हमेशा अधिक होता है। कारण यही होता है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। जैसे बेटा अगर मैं बात करता हूं एथिल अल्कोहल की बात करता हूं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन में इसको कहेंगे तो इसका सही सही कितना होता है 351.30 केल्विन होता है। और इसके साथ वाटर को मिक्स किया जाता है। ये वाटर है, H2O है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 373 केल्विन कह सकते हैं। अगर हम लोग कोई ऐसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें ये एथिल अल्कोहल कितना परसेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एथिल अल्कोहल बेटा 95.5% बाय मास प्रेजेंट है, और ये वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर कितना बचेगा, ये बचेगा 4.5% बाय मास बचेगा। क्योंकि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों कंपोनेंट का सम इक्वल कितना होगा 100%। तो ये 95.5% है और ये 4.5% है। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो कोई ऐसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें एथिल अल्कोहल 95.5% बाई मास है और वाटर कितना है 4.5% बाई मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हुआ और इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर
दोनों लिक्विड सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सेम हो जाती है। और ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कितना हो जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हो जाता है बेटा 351.15 केल्विन हो जाता है। ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे कॉमन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखिए 351.15, 373 के कंपेयर में, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में तो कम है ही, बहुत कम है। लेकिन एथिल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में भी 0.15 केल्विन कम है। यहाँ पे 351.30 है और इसका कितना है 351.15। दोनों के बीच में डिफरेंस 0.15 केल्विन का है। यानी कि कहने का मतलब है कि कॉमन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम होगी। ये इसका फीचर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉमन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम होगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये पॉइंट को। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कॉमन बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब मैं आपको दूसरा वाला भी एग्जांपल बताने जा रहा हूं। और ये सेकंड एग्जांपल क्या है? ये सेकंड एग्जांपल आप देखोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बताने जा रहा हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बताने जा रहा हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का केस कौन शो करता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे सेकेंड हेडिंग लिख रहा हूं और ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैं लिख रहा हूं shows negative deviation from राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखिए बेटा, जब मैं आपको राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन बता रहा था तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा, मैंने वहां पे बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा अधिक होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाता है और मजबूत बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो अगर उनको वेपर फेज में लाना है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से हमेशा कम होगी। यही कारण है। अब ये देखिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये होता है 359 केल्विन होता है ये। और नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसके साथ वाटर मिक्स करते हैं। आप तो जानते ही हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन होता है। अब अगर मैं ऐसा मिक्सचर बनाता हूं जिसमें ये कितने परसेंट है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 68% बाई मास है बेटा। देखो 68% बाई मास है। और ये कितना है, अगर ये 68% बाई मास है तो वाटर कितना हो जाएगा, 32% बाई मास होगा।
ये कंपोजिशन आप ध्यान रखना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, की पॉइंट, कोर पॉइंट है ये। अगर नाइट्रिक एसिड, ऐसा मैं बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बनाता हूँ नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% बाई मास है, तो वाटर कितना होगा 32% बाई मास हो जाएगा। तो अगर ये इस परसेंटेज रेशियो में है तो ऐसी कंडीशन में दोनों की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू जो है कॉमन हो जाती है, और ये बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 393.5 केल्विन हो जाता है। इसको हम लोग कहेंगे इट इज कॉमन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आप ध्यान रखना, ये कॉमन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, इसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है, इसका यही फीचर है कि जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी वैल्यू दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। देखो 373 के कंपेयर में ये अधिक है और 359 केल्विन के कंपेयर में ये वैल्यू बड़ी है ना। तो यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगी। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिएगा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल boiling point of both components। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हमेशा कौन बनाता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हमेशा जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने 14th लेक्चर में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर को थ्योरेटिकली कंप्लीट किया, ऑफिशियली कंप्लीट किया बेटा। ये पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, थ्योरी पोर्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज़ आप कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दीजिए हर एक टॉपिक का। तो बेटा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक टॉपिक के दो तीन क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं होगा ऑनलाइन में, लेकिन मैं हर एक टॉपिक के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो आपके जो था बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, दोनों में हेल्प करेगा। मैं आपको हर एक टॉपिक से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर एक टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरा अगला वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ये आपके प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड, पहले पुराना नाम क्या था, केम फन था, उसको मैंने अब चेंज कर दिया, ऑर्बिटल वर्ल्ड, ORBITAL कैपिटल लेटर से, वर्ल्ड WORLD कैपिटल लेटर से, ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जानते हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, वो टलने वाला नहीं है बेटा, वो होगा ही। सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा। कोरोना हमेशा नहीं रहने वाला है, कोरोना जाएगा, इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों को एहतियात बरतना है, केयरलेस नहीं होना है, मन में सावधानी के साथ साथ डर भी रखना है। तो आप अपनी पढ़ाई को ऑन रखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं ज़रूर करूंगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू।